इस फ्रैक्चर क्या होता है, चलिए स्टडी करते हैं। ये ऐसा फ्रैक्चर है जो रेडियस के डिस्टल एंड पे होता है। जैसे आप यहाँ एक्सरे में देख सकते हैं कि रेडियस के डिस्टल एंड पर ये एक फ्रैक्चर है एट इट्स कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन। कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन वो होता है जहाँ पर कॉर्टिकल बोन, जो कि हमारी शाफ्ट जिस बोन की बनी होती है, मीट्स विद द कैंसलस बोन, जिसके किसी भी हमारे लॉन्ग बोन के एंड्स बने होते हैं। सो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन आर मेड अप ऑफ कैंसलस बोन एंड द शाफ्ट ऑफ द cortical bone. So this is the junction known as the corticocancellous junction. So ये फ्रैक्चर रेडियस के लोअर एंड पर उसके कॉर्टिकोकैंसलस जंक्शन पर होता है अराउंड 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द आर्टिकुलर सर्फेस। सो ये आर्टिकुलर सर्फेस है, इससे अराउंड 2 सेंटीमीटर डिस्टल ये हमारा फ्रैक्चर होता है। And important thing is the fracture line runs transversely at the corticocancellous junction. ये एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो हम देखते हैं जो फ्रैक्चर लाइन है वो रन करती है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फ्रैक्चर एंड दिस इज कॉमनली सीन इन पीपल अबव 40 years of age, चाहे मेल हो फीमेल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सस्टेन इन फीमेल्स और एज ग्रुप हमेशा 40+ होता है। जैसे यहाँ आ गया कॉमन इन फीमेल्स ड्यू टू पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। सो पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन है फीमेल में, और हम देखते हैं ये जो एरिया है ये ऑफन दिस एरिया बिकम वीक osteoporotic, and this is one of the reasons why this fracture is common in this age group and in females. मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस तरीके से ये इंजरी होती है, उसकी अगर बात करें ऑलवेज नियरली ऑलवेज दिस इंजरी रिजल्ट फ्रॉम द फॉल ऑन एन आउटर स्ट्रेच हैंड, कि इस तरीके से जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं फॉल होता है एंड द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद द डिस्टल फ्रेगमेंट्स मूव डॉर्सली। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इंजरी हमारी सस्टेन हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट कई तरीके के होते हैं। दिस इज द लिस्ट हेयर वी हैव एंड दीज आर द इमेजेस डिपिक्टिंग द डिस्प्लेसमेंट्स। सो इट कुड बी इम्पैक्शन, जो दोनों हमारी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं they might drive into each other, so this is known as impaction. The second is the dorsal displacement. Dorsal displacement में हम देखते हैं जो हमारा distal fragment है, distal fracture fragment, वो dorsal direction में move करता है। It could be a dorsal tilt, जब fragment tilt होगा। It could be lateral displacement, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस हमारा लेटरली प्लेस होता है। अगर हमारा डिस्टल फ्रेगमेंट लेटरल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड माइट बी द लेटरल टिल्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो हम कूलीज फ्रैक्चर में देखते हैं। एट द सेम टाइम देयर माइट बी सुपिनेशन दैट कैन ऑल्सो अकर। नाउ सम एसोसिएटेड इंजरीज जो हम देखते हैं कूलीज फ्रैक्चर के साथ होती हैं। The first is the fracture of the ulnar styloid process. जो अल्ना है उसका स्टाइलॉइड प्रोसेस भी फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो साथ में होती हैं, जैसे कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रप्चर हो जाता है। ट्रायंगुलर कार्टिलेज जो होता है अल्ना का वो रप्चर हो जाता है। देयर माइट बी इंजरी टू और रप्चर ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और द rupture of the introitious radioulnar ligament, and if there is an injury to the introitious radioulnar ligament it might cause radioulnar subluxation. lower जो हमारा end है radioulnar joint जो है उसका क्या होता है, subluxation हो जाता है। now the diagnosis, किस तरीके से इस फ्रैक्चर को हम डायग्नोस करते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, हिस्ट्री देता है किस तरीके से फॉल हुआ, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ द डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट। रिस्ट की अगर हम डिफॉर्मिटी देखें तो पेशेंट जब हमारे पास आता है, दिस इज़ द एटीट्यूड इन कूलीज फ्रैक्चर एंड दिस डिफॉर्मिटी इज़ नोन एज डिनर फोक डिफॉर्मिटी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये फोक किस तरीके से बेंड होता है, उसी तरीके से जो हमारा डिस्टल फ्रेगमेंट है, क्योंकि वो डॉर्सली टिल्ट हो रहा है, डॉर्सली डिस्प्लेस हो रहा है, इट गिव्स अ क्लासिकल शेप टू द रिस्ट, टू द एरिया ऑफ द रिस्ट,
एज इफ इट इज़ अ फोक. सो दिस इज़ द एक्सरे जहाँ पे हम इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं इस एक्सरे में कि किस तरीके से ये डिफॉर्मिटी होती है. एंड दिस इज़ हाउ क्लिनिकली वी कैन मेक अ डायग्नोसिस दैट दिस इज़ अ कूलीज फ्रैक्चर. नाउ द एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिन हम करेंगे वी विल फाइंड टेंडरनेस इन द एरिया, अफेक्टेड एरिया. लोअर एंड जो रेडियस का है वो इरेगुलर होगा, जैसे पीछे भी हमने देखा डिनफ और डिफॉर्मिटी है तो वो एंड आपको इरेगुलर मिलेगा. स्टाइलॉइड प्रोसेस की अगर हम बात करें, जनरली जब हम देखते हैं जो अल्नर और रेडियस के स्टाइलॉइड प्रोसेस होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. मीन्स जो इनका अलाइनमेंट है, अगर आप देखें जो रेडियस है उसका जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है इट इज़ हायर देन द अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस. बट बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्चर हम देखते हैं they often lie almost in the same plane, or the ulnar styloid process is a bit higher than the radial styloid process in some cases. So this is one of the things that we can appreciate on the X-ray. Now other radiological features. It is important, very important to differentiate this fracture from its counterpart जो कि है स्मिथ फ्रैक्चर और बार्टन फ्रैक्चर. ये दोनों फ्रैक्चर कूलीज फ्रैक्चर के काउंटर पार्ट हैं बिकॉज फीचर्स काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, बट देर आर सम डिफ्रेंशिएटिंग फीचर जिनसे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. द वेरी प्रोमिनेंट फीचर इज़ द डोर्सल टिल्ट. कूलीज फ्रैक्चर में हमें डोर्सल टिल्ट मिलता है जो कि लेटरल एक्सरे में हम इजीली देख सकते हैं. दिस इज़ हाउ द डोर्सल टिल्ट, डिस्टल फ्रेगमेंट डोर्सली मूव हो रही है. So we can appreciate this change, this feature on the lateral X-ray जैसे आप यहाँ देख रहे हैं. सो दिस इज कूलीज फ्रैक्चर. बट स्मिथ फ्रैक्चर की अगर बात करें विच इज़ ऑपोजिट ऑफ कूलीज फ्रैक्चर, सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑपोजिट चेंजेस आप देख सकते हैं. इंस्टेड गोइंग डोर्सली, यहाँ पर जो डिस्टल फ्रेगमेंट और हमारा हैंड है इट इज़ मूविंग वेंट्रली. सो यहाँ पर वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे आप इसे यहाँ एक्सरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्टल फ्रेगमेंट वेंट्रल डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो दीज आर द इमेजेस ऑफ स्मिथ फ्रैक्चर. नाउ नेक्स्ट फ्रैक्चर इज द बार्टन फ्रैक्चर. बार्टन फ्रैक्चर भी क्योंकि रेडियस के लोअर एंड पर ही होता है, क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट दिस फ्रैक्चर इज रेडियोग्राफ में अगर हम देखें this fracture involves the lower end of the radius which articulates with the carpal bone, so it is an intra-articular fracture. Barton fracture हमारा intra-articular होता है. So that's how we can differentiate this fracture radiologically from its counterpart Smith and Barton fracture. Now the treatment. ट्रीटमेंट इज इसेंशियली कंजर्वेटिव. सो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, ऐसा फ्रैक्चर है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है. सो बिलो एल्बो पीओपी कास्ट अप्लाई किया जाता है फॉर 6 वीक्स. सेकेंडली इज द डिस्प्लेस फ्रैक्चर. ऐसा फ्रैक्चर जो था ही डिस्प्लेस्ड और सिवियर डिस्प्लेसमेंट था. सो मैनिपुलेटिव रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसे जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें अपने अलाइनमेंट में लाया जाता है एंड देन इमोबलाइज किया जाता है कूलीज कास्ट में. बट बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ री डिस्प्लेसमेंट, सो चेक एक्सरे किए जाते हैं एवरी वीक फॉर कंटिन्यूसली 3 वीक्स. और अगर लगता है कि री डिस्प्लेसमेंट है देन सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दैट केस. सो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्लोज मैनिपुलेशन किया जाता है. व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ क्लोज मैनिपुलेशन. सो क्लोज मैनिपुलेशन इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और द रीजनल एनेस्थीसिया. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सर्जन grasp the affected hand of the patient and apply the firm longitudinal traction. Second thing is the counter traction, which is provided by the assistant by grasping the arm or the upper forearm around the region of the elbow and applying the counter traction. So this traction and counter traction collectively they both correct the impaction and some amount of displacement. Then comes the next step, which is the correction of the tilt or the displacement. So surgeon now प्रेस द डिस्टल फ्रेगमेंट. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्जन क्या करता है, जो डिस्टल फ्रेगमेंट डोर्सली मूव हो गई है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अ पाल्मर फ्लेक्शन एंड अल्नर डेविएशन यूजिंग हिज थंब. As this is done, the patient hand is drawn into pronation, palmar flexion and ulnar deviation. Once it is done, plaster cast apply किया जाता है. The plaster cast extends below the elbow to the metatarsal heads, excluding the thumb,
and it is maintained into some amount of palmar flexion and ulnar deviation. When the plaster cast is done in this way, which have palmar flexion and ulnar deviation, this is known as Cooley's cast. So this is how Cooley's cast look. यहाँ पर palmar flexion है some amount of along with ulnar deviation. Now once it is done, check X-ray should be done to observe whether there is redisplacement or not, and it is important to take the X-ray every week for continuously 3 weeks to detect redisplacement. Now comes the surgery. सर्जरी उन केसेस में की जाती है जहाँ पे क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीडिस्प्लेसमेंट के चांसेस हाई होते हैं या क्लोज रिडक्शन के बाद रीडिस्प्लेसमेंट हो जाता है. सो सर्जरी इज द ऑप्शन. सेकेंड इज द कम्युनिटेड फ्रैक्चर. जब ऐसा फ्रैक्चर है जहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, सो सर्जरी इज द बेटर ऑप्शन. एंड इन यंग अडल्ट्स में पर्टिकुलरली दोज अडल्ट्स वेयर द डोमिनेंट हैंड इज इन्वॉल्व. सो फ्रैक्चर को फिर क्या किया जाता है, परकुटेनियसली के वायर्स यूज़ किए जाते हैं और फ्रैक्चर को क्या किया जाता है, ट्रांसफिक्स किया जाता है. Now comes the complication. This fracture is associated with lot of complication. The very first is the stiffness of joint. Particularly finger हम देखते हैं, जो fingers हैं हमारे, जो peripheral joints हैं, PIP joints जो हैं वो क्या होते हैं, stiff हो जाते हैं. So इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि even with the cast आपको क्या करना है, जो अपनी फिंगर्स हैं उन्हें मूव करते रहना है. अदर जॉइंट्स आर द शोल्डर, रिस्ट एंड एल्बो जो कि स्टिफ हो जाते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द malunion. malunion मोस्टली एल्डरली पेशेंट में होता है. अगर हमारी malunion कंपैटिबल है और पेशेंट को कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल होता है एल्डरली पेशेंट में और उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. द मेन थिंग इज जो भी पेशेंट फंक्शंस अपने करना चाहता है वो उसके सही तरीके से हो रहे हैं. नेक्स्ट कम्स द सबलक्सेशन ऑफ द इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट. ये अक्सर हो जाता है तो इसे फिर करेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो कि एक अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है इज द कार्पल टनल सिंड्रोम. ये एक अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है और फ्रैक्चर के काफ़ी टाइम बाद जाकर ये होती है. occurs long time after the fracture unites. Next complication is the Sudak's osteodystrophy. ये तब नोटिस की जाती है जब प्लास्टर कास्ट रिमूव कर दिया जाता है. पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है एंड सम टाइम ये पेन फ्रैक्चर के जो पेन था उससे ज़्यादा होता है. ओवरलाइन स्किन को अगर हम ऑब्जर्व करें सो वो अपेयर करती है जैसे ग्लॉसी है और स्ट्रेच हो गई है. ट्रीटमेंट इज इंटेंसिव फिजियोथेरेपी. लास्ट इज द रप्चर ऑफ द एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन. ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉम्प्लिकेशन है और ये भी फ्रैक्चर के काफ़ी टाइम बाद जाकर होती है. हम देखते हैं कि फ्रैक्चर का यूनियन हो गया है बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेंडन एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो टेंडन हर बार जब माल यूनाइटेड फ्रैक्चर पे मूव करता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है and this might result into the rupture of the extensor pollicis longus tendon. So इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है कि टेंडन को ट्रांसफ़र किया जाए, जो फ्रिक्शन की जगह है वहाँ से रिमूव किया जाए और अगर ब्लड सप्लाई कम है, टेंडन की इस्चीमिया है तो फिर किसी और टेंडन को उस जगह पे फिर ट्रांसफ़र उस काम के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कूलीज फ्रैक्चर. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे. Thank you so much for joining.